मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग। चलिए भाई अब हमें शुरुआत करनी है एक नए चैप्टर की जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस बेसिकली तो आप जो है बात करें अपन छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे होगे यार। ये होता है ग्रीन पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट होता है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एक पिगमेंट इन्वॉल्व होता है, क्लोरोफिल वगैरह वगैरह वगैरह। पर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कुछ डीप में, कुछ और नॉलेज गेन करेंगे, उसी में कुछ एडअप करेंगे चीज़ों को एक ब्रॉड लेवल पे, एक डिटेल लेवल पे, और बात करेंगे कि यार किस तरीके से क्या है ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्या चीज़ें चल रही, कौन सी साइकिल ऐसी चल रही है वहाँ पे कि ये सारी चीज़ें हो रही है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस की, समझते क्या है फोटोसिंथेसिस। बेसिकली जो है साइट फोटोसिंथेसिस की आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है बेटा। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की साइट की बात करूँ तो लाला बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही होती है। आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। और क्लोरोप्लास्ट होते कहाँ है, बेसिकली लीफ मेसोफिल सेल के अंदर। लीफ में मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर होते हैं बेटा, लीफ के अंदर होता है मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर बेसिकली आपको क्लोरोप्लास्ट शो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट जो शो हो रहा है यहाँ पे, जो क्लोरोप्लास्ट शो हो रहा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यार बेसिकली यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो रहा है, और उसके अंदर आपको देख सकते हैं कि मेसोफिल सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। डबल मेम्ब्रेन एनवलप यहाँ पे है वो, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तीन स्ट्रक्चर डबल जो है, दो स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, या क्या कहते हैं तीन स्ट्रक्चर जो है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों के तीनों सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है बेटा। तो यहाँ पे अपन क्लोरोप्लास्ट को देखें, डबल मेम्ब्रेन एनवलप यहाँ पे है, उसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन, इधर मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड में, सॉरी इनको क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन अपन बोलते हैं बेटा। यहाँ पे स्टार्च के ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई देंगे। जेनेटिक, इसका खुद का एक जेनेटिक मटीरियल यहाँ पे प्रेजेंट है। ग्रेनम यहाँ पे है और स्ट्रोमा यहाँ पे। अब ग्रेनम और स्ट्रोमा होते क्या है, इसके खुद के राइबोसोम भी यहाँ पर है, और थाइलेकोइड्स अपन यहाँ पे कह रहे हैं। तो ग्रेनम और स्ट्रोमा और थाइलेकोइड्स, इन तीनों को समझने के लिए अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा कि होते क्या है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे और क्लियरली आपको चीज़ें दिखाई देगी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आउटर और इनर की बात हो रही है। और उसके अलावा बात करेंगे अपन थाइलेकोइड्स और स्ट्रोमा यहाँ पे है। अब जो है लिक्विड एनवेलप एनक्लोजेस है लिक्विड प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स कॉल स्ट्रोमा। एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, उसको बेटा स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अंदर एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। आया समझ में। अगर अपन आगे बात करें बेटा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा तो है ही से, उसके अलावा थाइलेकोइड और ग्रेनम या ग्रेना भी है, और लेमिले भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट कंटेन 70 राइबोसोम, हम देख चुके हैं 70 राइबोसोम इसके अंदर होते हैं। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर होता है। उसके बाद अपन बात करें कि इसके अंदर ग्रेनुलर मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। इसके स्ट्रोमा में ये ग्रेनुलर मैट्रिक्स का मतलब किसकी बात कर रहा है, ग्रेनुलर मैट्रिक्स का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली स्ट्रोमा की बात कर रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रोमा के अंदर बेटा एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन होती है। अब डार्क रिएक्शन क्या होती है ये तो बाद में ही पता चलेगा, बिल्कुल बताऊंगा मैं जब मैं अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की या टाइप्स ऑफ अपन कार्बोक्सिलेशन की, रिडक्शन की, इनकी बात करेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस की बात करेंगे, तब मैं बताऊंगा आपको डार्क रिएक्शन क्या होती है। तो अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि स्ट्रोमा के अंदर सभी एंजाइम्स होती है डार्क रिएक्शन की। स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर, आपको बोरे जमे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और एक एक बोरा जो है वो एक एक बोरा कहलाता है बेटा थाइलेकोइड। क्या कहलाता है, एक एक बोरा थाइलेकोइड कहलाता है बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटन सैक लाइक लैमिले कॉल्ड थाइलेकोइड से, यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं को यहाँ पे थाइलेकोइड्स का। और ग्रेना स्टैक्स आर इंटरकनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन लैमेला, और ये पूरा जो है ग्रेनम कहलाता है बेटा। ये पूरा एक, इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेना। इस पूरे यूनिट को क्या कहेंगे, ग्रेना। इस पूरे सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे बेटा अपन ग्रेनम, पूरा स्ट्रक्चर जो है। और बीच में जो कनेक्ट कर रहा है एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से बेटा, वो है लेमिले, यहाँ पे वो है यहाँ पे लेमिले, और दे आर कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेनस लेमिले और स्ट्रोमा लेमिले। स्ट्रोमा लेमिले भी अपन उनको कहते हैं, या मेम्ब्रेनस लेमिले भी अपन उनको कहते हैं। अगर अपन बात करें फोटो जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन की, कहने का मतलब ये है कि भैया कहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये तो पता लगे कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस होने वाला है। हम ये देखने वाले हैं कि हर किसी लाइट पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अरे यार एक चीज़ बताओ, क्या है ना, स्कूल में अगर सपोज करो कि कोई टीचर अगर फिजिकल एजुकेशन का है तो क्या वो मैथ्स पढ़ा सकता है, क्या नहीं पढ़ा सकता ना। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का टीचर ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा सकता है जिसके पास उसकी नॉलेज है। कहने की मतलब ये है कि एक मैथ्स का टीचर कभी फिजिकल एजुकेशन के जो है स्पोर्ट्स नहीं खिला सकता। तो बेसिकली हम यहाँ वो देख रहे हैं कि यार लाइट तो बहुत सारी गिरती है पूरी धरती पे, यूवी लाइट पूरी गिरती है, पर उस यूवी लाइट का कितना पार्ट या कितनी वेवलेंथ जो है फोटोसिंथेसिस करने के काम में आती है, उसे अपन बेटा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन पार कहते हैं।
ठीक है। विजिबल लाइट इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ बिटवीन 380 टू 700 नैनोमीटर की 760 नैनोमीटर तक की वहाँ पे जो है वेवलेंथ होती है एक बार के एक विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर। ये आपके सामने लाइट स्पेक्ट्रम बना हुआ है। इट कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। हम उसको फिर अलग एक वाइट लाइट जो कॉमनली आती है उसको अपन अलग अलग वेवलेंथ की बेस पे अलग अलग उसमें कर सकते हैं। वायलेट की जो वेवलेंथ होती है, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो है 380 टू 430 नैनोमीटर। इंडिगो या इंडिगो की बात करें तो 430 से 470, ब्लू की बात करें तो 470 से 500, ग्रीन की बात करें तो 500 से 580, येलो की 580 से 600, ऑरेंज की 600 से 650 और रेड की 650 से बेटा बात करें अपन 760 नैनोमीटर की वेवलेंथ यहाँ पे होती है। तो ये आपको हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपको दिखाई दे रही है और हर एक पर्टिकुलर उसकी वेवलेंथ रेंज है। ठीक है, अब अपन को समझना है कि भैया किस वेवलेंथ रेंज पे एक्टिवली बात करें अपन तो फोटोसिंथेसिस होने वाला है। द रीजन बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेकर बेटा 700 नैनोमीटर तक के जो एक पूरी रेंज है ना वेवलेंथ है लाइट की वेवलेंथ की जो रेंज है, जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको इस तरह आप 400 से बात करें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो एक तरह से विबग्योर आपको बात करें अपन यहाँ पे देखने को मिलता है। और फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर की जो है, अब 650 से रेड की अपन बात करते हैं एक सर्टेन वेवलेंथ तक की जाएगी चीज़, 760 पूरा हाई वेवलेंथ तक नहीं जाएगा। तो 400 से 700 नैनोमीटर की जो पूरा रीजन है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन कहलाता है, पार कहलाता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बेटा, जिसकी वजह से अपन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो यहाँ पे अपन को फोटोसिंथेसिस करवाएगी। मतलब सिर्फ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट अगर पड़ेगी किसी प्लांट पे तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, उससे कम में भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा में भी नहीं होगा। अगर अपन बात करें एक्रोमेटोग्राफ सेपरेशन, मतलब अगर हम बात करें कि यार लीफ के कौन से पिगमेंट इस लाइट को रिसीव करेंगे, कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल की बात हो रही है यहाँ पे। पूरा क्लोरोफिल अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। वैसे तो अपन ने बेसिक क्लास में पढ़ लिया कि यार क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है और फोटोसिंथेसिस होता है, पर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन से पिगमेंट्स ऐसे हैं। एक क्रोमेटोग्राफी होती है बेटा, टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। उस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के थ्रू हम ये पता लगा लेते हैं, एक पेपर क्रोमेटोग्राफ पे पता लगाते हैं कि किस कलर कौन सी बेटा क्लोरोफिल कौन सा कलर का जो है वहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, डी भी होता है, सी भी होता है, तो ये अपन देखने वाले हैं। क्लोरोफिल ए है वहाँ पे ब्लूइश ग्रीन कलर देगा क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ये आपको याद रखना है। मैं बात करूँ क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन कलर देगा पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ये आपको याद रखना है। जेंथोफिल येलो कलर देता है, ये भी आपको याद रखना है। और कैरोटीन ऑरेंज रेड कलर या रेड ऑरेंज कलर आप कह सकते हैं। तो बेसिकली अपन को दो बहुत काम में आने वाले हैं यहाँ पे। मैं बात करूँ किसकी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की, आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नीट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जेंथोफिल कैरोटीन पे भी ये पूछा गया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी पे जो बेसिकली बात करें अपन कि कितना जो है कौन सा कलर पेपर क्रोमेटोग्राफी वो देते हैं, ये पूछा जाता है वैसे तो। पर बात अपन करें कि यार मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक नीट के अंदर बेटा वो पूछे गए हैं क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी के ऊपर। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस वाइल क्लोरोफिल बी इज द एक्सेसरी पिगमेंट। अगर अपन बात करें क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है बेटा, जो क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा। और अपन बात करें जो है कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स की तरह काम करेंगे। जो कैरोटीनॉइड्स है और जो क्लोरोफिल बी है वो एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट का मतलब वो हेल्प करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे किसको, क्लोरोफिल ए को फोटोसिंथेसिस करने में। अब कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं बेटा। अगर अपन बात करें रोल ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स की, अगर अपन देखें रोल एसेसरी पिगमेंट्स का, तो एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट। अब अपन देख रहे हैं कि एसेसरी भाई मेन पिगमेंट तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उस पर लाइट पड़ेगी और वो काम करेगा, रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा। पर एसेसरी पिगमेंट कैसे काम करेंगे वो अपन देख रहे हैं कि एसेसरी पिगमेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट उस पर पड़ेगी और उसके बाद पास इट ऑन टू द रिएक्शन सेंटर, वो उसको क्या करेंगे खुद एब्जॉर्ब करके और रिएक्शन सेंटर में पास आउट कर देंगे, उस एनर्जी को रिएक्शन सेंटर में पास आउट कर देंगे। अपन ने पढ़ा फिजिक्स के अंदर लाइट फोटोन के रूप में, या आप जैसे जानते हैं फोटोन्स के रूप में आती है। तो अपन बातें करें कि फोटोन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो फोटोन उस पर पड़ा, रिएक्शन से बात करें अपन एसेसरी पिगमेंट पे, तो उसने उस फोटोन की एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया बेटा किस पे, जो है रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए पे ट्रांसफर कर दिया, ताकि वो जो है फोटोसिंथेसिस कर सके। क्योंकि यहाँ पे मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए ही है यार, एसेसरी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सर एसेसरी पिगमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली उनको वो जो मशीनरी जो चाहिए वो क्लोरोफिल ए को चाहिए और क्लोरोफिल ए को पास आउट कर देता है अपनी एनर्जी, ताकि वो अपना जो है फोटोसिंथेसिस आगे कंटिन्यू कर पाए। वाइल क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब लाइट एट द ब्लू एंड रेड रीजन, बाकी जो क्लोरोफिल है वो वेवलेंथ जो लाइट है, लाइट और ब्लू रेड रीजन्स की वो एब्जॉर्ब करते हैं। अगर अपन बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, एक आपको एनसीईआरटी में यहाँ पे जो है ग्राफ गिवन है, स्पेक्ट्रम पूरा गिवन है क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स
का अपन देख रहे हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द कर्व प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड एट ईच वेवलेंथ। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफिल ए की, आप देखें बेटा ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अमाउंट ऑफ लाइट वाई एक्सिस पे है और नीचे आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट दी हुई है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ रही है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ आ रहा है किसका, क्लोरोफिल ए का। और क्लोरोफिल ए का लाइट जो ग्राफ है मैक्सिमम पहुंच गया जब 400 से ऊपर की वेवलेंथ की लाइट उसको थोड़ा सा मिलना चालू हुई। अगर अपन इसको मान लेते हैं लगभग 430 या 420, तो बेसिकली बेटा यहाँ पे वेवलेंथ बहुत बड़े, वेवलेंथ जैसे बड़ी, यहाँ पे एक्शन या अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बढ़ गया, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो गया उस वेवलेंथ की लाइट का। मतलब यहाँ से 430 की अपन बात करें, 420 या 430 वेवलेंथ की जो नैनोमीटर की जो लाइट है उस पर हाईली एब्जॉर्प्शन करता है क्लोरोफिल ए, उस लाइट का हाईली एब्जॉर्प्शन करता है क्लोरोफिल ए। आप उसी वक्त देख सकते हैं क्लोरोफिल बी के अगर अपन ग्राफ देखें तो उस वक्त सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, अभी उतना नहीं पहुंचा जितना क्लोरोफिल ए का पहुंच गया था उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। अगर अपन बात करें कि आगे जब क्लोरोफिल बी के ग्राफ को अपन स्टडी करते हैं तो वो एक 500 नैनोमीटर, या बात करें अपन 470 इसको मान लें तो 470 या 470 नैनोमीटर पे वो हाईली जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रहा है वहाँ पे। तो यार यहाँ पे ये देखा गया कि जिस वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर क्लोरोफिल बी का भी तो बढ़ ही रहा है, और सब दोनों की वेवलेंथ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की है वो अलग अलग है। मतलब इस पर्टिकुलर नैनोमीटर की वेवलेंथ पे अगर क्लोरोफिल ए अपना सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा सॉरी, तो क्लोरोफिल बी उसके आगे की वेवलेंथ पे, अपनी खुद की एक वेवलेंथ है उस पर वो रिएक्शन देगा। जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही वेवलेंथ पे रिएक्शन देना स्टार्ट करें। और आप देख सकते हैं आगे क्लोरोफिल ए पे अगर अपन आए वापस, तो क्लोरोफिल ए बेटा इस पूरी वेवलेंथ पे कोई एब्जॉर्प्शन उसका नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पा रहा उस लाइट का। और वापस आप देख सकते हैं कि रेड लाइट के आसपास जो वेवलेंथ आई वहां पे फिर से ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा किसका, क्लोरोफिल ए का। और क्लोरोफिल बी की अपन बात करें, क्लोरोफिल बी भी बिल्कुल डाउन रहा और यहाँ पे आके वापस से जो है एक सर्ज उसने दिखाया है। तो अपन ये कह सकते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बेसिकली रेड और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करने हैं, ब्लू और रेड लाइट। अब फर्क जो सवाल ये उठता है वो होता है कि दोनों लाइट में से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन सा पिगमेंट करता है। तो जब ब्लू लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उस पर जो है क्लोरोफिल ए अपन देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो बस ब्लूइश ग्रीन वो जोन आ चुका है तो अपन उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्लोरोफिल बी की जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो बेटा, बात करें अपन क्लोरोफिल बी की जो एक्टिविटी हो किसमें बेटा, ब्लू जो है ब्लू रीजन में, और क्लोरोफिल ए की जो एक्टिविटी है सबसे ज़्यादा बेटा रेड रीजन के अंदर आपको दिखाई दे रही है। अगर इस ग्राफ को भी कंपेयर करें तो रेड रीजन में जो है क्लोरोफिल ए की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये अपन ने बात करी कि यार इस तरह से जो है यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब की जाती है डिफरेंट पिगमेंट द्वारा। अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक बेटा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अपन ये देख रहे हैं कि दो तरीके से मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का, दो तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। लाइट रिएक्शन जिसको अपन फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। डायरेक्ट रिएक्शन जो उसका नाम ही लाइट रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी लाइट पे। अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन भी नहीं होगी, मतलब सनलाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन भी नहीं होगी। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं रिएक्शन के वो आते हैं एटीपी और NADPH। यहाँ पे NADH नहीं है, ध्यान रखेंगे बेटा, रेस्पिरेशन में NADH होता है, यहाँ पे NADPH है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एग्जामिनर कंफ्यूज करे फिर भी नहीं होना है। मेरा बच्चा बहुत समझदार है, वो ध्यान रखेगा कि सर पागल बना रहा है वो, ऐसा थोड़ी है। हम जानते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर NADPH होता है और रेस्पिरेशन के अंदर NADH होता है बेटा। अगर अपन बात करें तो लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट है वो ATP और NADPH है। और अगर अपन डार्क रिएक्शन पे आते हैं सेकंड तरह से, जो अगर मैकेनिज्म देखें अपन फोटोसिंथेसिस का, जिसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं बेटा, वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता लाइट पे, बट लाइट के जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ATP और NADPH, इन पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो जब तक लाइट रिएक्शन से ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो तुम मेरी बात को? ये इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लाइट पे, डायरेक्टली नहीं कर रहा। मैं वही कह रहा हूँ, लिखा हुआ है डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता बट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। बट लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है जैसे कि ADP और NADP, उन पे पूरी तरह से यहाँ पे डिपेंड कर रहा है वो, और यही अपन को ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपके अंदर नीट के अंदर एग्जाम के अंदर कि भाई बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है क्या वो लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो सकती? हो सकती है, वो लाइट पे डिपेंड कर ही नहीं रही ना। इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। लाइट नहीं है तब भी होगी, लाइट है तब भी होगी। पर लाइट रिएक्शन अगर लाइट नहीं है तो नहीं होगी, लाइट है तो ही होगी। समझ पा रहे हो? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डार्क रिएक्शन चाहे लाइट हो या ना हो तब भी होगी, पर लाइट रिएक्शन ओनली तभी होगी जब लाइट जो है वहाँ पे लाइट अवेलेबल है।
इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है डार्क रिएक्शन का बेटा वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अपन को कार्बोहाइड्रेट बनाना होता है और यही कार्बोहाइड्रेट फिर आगे जाके रेस्पिरेशन में काम आता है प्लांट्स के अंदर, और ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे रिलीज होती है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस, वही वहाँ पे जाके सेल के अंदर काम आती है। जब फोटो सिस्टम्स की बात करते हैं अपन कि फोटो सिस्टम है क्या, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फोटो सिस्टम। वो जो अपन ने अभी देखे थे ग्रेनम, वो अपने आप को एक फोटो सिस्टम के अंदर अरेंज करके रखते हैं। बात करें दो तरह के फोटो सिस्टम के अंदर एक तो रिएक्शन सेंटर होता है, फोटो सिस्टम के अंदर एक तो रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर इज ए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो अपन बात कर चुके हैं, दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरे होते हैं बेटा एसेसरी पिगमेंट्स। एक फोटो सिस्टम यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक रिएक्शन सेंटर, एक एसेसरी पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, और ये सब एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं। और यहाँ पे एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक एंटीना भी होता है। अगर अपन फोटो सिस्टम की बात करें, दो तरह के फोटो सिस्टम अपने सामने मौजूद हैं बेटा। फोटो सिस्टम फर्स्ट का अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ पे है फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS1 जिसको अपन कहते हैं। इसका जो रिएक्शन सेंटर है, मतलब इसका जो क्लोरोफिल ए है, वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा बेटा, P700। P700 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 700 नैनोमीटर की लाइट पे ही एक्टिव होगा। अगर इससे कम वेवलेंथ की लाइट मिलती है तो उस पर एक्टिव नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात, उससे कम वेवलेंथ की लाइट पे एक्टिव नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है 700 P700 इसको लिखा गया, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट पे वो एक्टिवेट होगा, उससे पहले वो एक्टिवेट नहीं होगा। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड अपन को दे रखा है। फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन सेंटर इज P680। रिएक्शन सेंटर वहाँ पे बेसिकली बात करें तो क्लोरोफिल ए ही है बेटा, पर वहाँ पे बेसिकली क्लोरोफिल ए साथ में क्या कर रहा है बेटा, वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर रहा है। वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे कम पे वो काम नहीं करेगा और उससे ज़्यादा पे भी वो काम नहीं करेगा। तो ये अपन ने देखा यहाँ पे कि जो क्लोरोफिल है वो इस तरीके से काम यहाँ पे कर रहा है। आगे अपन देखें, सबसे पहले लाइट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट रिएक्शन भी दो तरह की होती है बेटा, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। इस नॉन साइक्लिक के अंदर जो है दोनों रिएक्शन सेंटर काम करेंगे। यहाँ पे P700 भी काम करेगा, P680 भी काम करेगा, और लाला अगर अपन देखें साइक्लिक को तो वहाँ पे P700 ही काम करेगा ओनली। तो समझ रहा है ना यार क्या गेम खेल रहा हूँ मैं नहीं खेल रहा हूँ, फोटो सिस्टम खेल रहा है। और फोटो सिस्टम ये कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम तो नॉन साइक्लिक के अंदर काम करेंगे और साइक्लिक के अंदर सिर्फ एक फोटो सिस्टम काम करेगा। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, आजा देखते समझते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले अपन देखें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। अगर उस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर अपन बेसिकली मोटी मोटी बात अगर करना चाहें तो भैया वहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा ही होगा। वाटर वहाँ पे फोटोलाइसिस मतलब लाइट की रोशनी पड़ेगी, लाइट की वेवलेंथ पड़ेगी किस पे, बात करें वाटर के मॉलिक्यूल पे, तो वाटर की स्प्लिटिंग हो जाएगी, इसको अपन फोटोलाइसिस बोलते हैं। और वाटर टूट जाएगा तो वहाँ से जो O2 निकलेगी ना H2O से, वो O2 बेसिकली वो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस से निकलती है। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का बाई प्रोडक्ट है कौन, ऑक्सीजन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का बाई प्रोडक्ट है कौन बेटा, ऑक्सीजन। समझ रहा है ना मेरी इस बात को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भैया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, साइक्लिक का नहीं है। साइक्लिक के ओनली ATP है ना, NADPH2 ही है, ठीक है। अगर अपन बात करें नॉन साइक्लिक के तो वहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। व्हेन P680, जब एक फोटो सिस्टम P680 एब्जॉर्ब करेगा, जिसको फोटो सिस्टम सेकंड भी कहते हैं। व्हेन P680 एब्जॉर्ब सफिशिएंट लाइट, जब वो एक सफिशिएंट लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, इट विल बी एक्साइटेड एंड इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे बेसिकली एक साइटोक्रोम वहाँ पे होगा, एक फाइटोक्रोम वहाँ पे होगा जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। P680 becomes a strong oxidizing agent and splits a molecule of water to release oxygen। वहाँ पे P680 एक बहुत strong oxidizing agent की तरह काम करेगा और molecule को split कर देगा to release oxygen। The light dependent splitting of water molecule is called photolysis। अभी बताया मैंने आपको कि लाइट से जो फोटोलाइसिस वाटर टूटता है उसको फोटोलाइसिस कहते हैं बेटा। बिल्कुल अलर्ट होकर सुनना है सारी बात, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सारा केस। ऑक्सीजन इज लिमिटेड एज बाई प्रोडक्ट, अभी बोला मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय P680। मतलब P680 से जो लाइट पड़ी वहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम के और जो है वहाँ पे फाइटोक्रोम ने पकड़ा है ना, तो वो लॉस हो गया, उसको लॉस हो गया तो वापस जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं कहाँ से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, वो उसको वापस कंपनसेट कर देते हैं। द प्रोटॉन्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग NADP टू NADPH। और वहाँ पे जो प्रोटॉन्स रिलीज हुआ H+ रिलीज हुआ वो NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। मैंगनीज वहाँ पे, क्लोराइड और कैल्शियम आयंस, ये तीनों आयंस आपको ध्यान रखना है। मैंगनीज, क्लोराइड और कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोलाइसिस के अंदर। ये आपका मिनरल न्यूट्रिशन का भी एक पार्ट हो गया। जब P680
अगर अपन बात करें तो डाउन हिल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। डाउन हिल मूवमेंट का मतलब होता है बेटा कि हर एक एलिमेंट, हर एक जो वहाँ पे बेसिकली फाइटोक्रोम मौजूद है वो खुद को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करके और सामने वाले को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो इट एक्वायर्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट, इट बिकम्स एक्साइटेड एंड एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स विद लाइट एनर्जी रन डाउन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन टू P700। वापस जो नॉन साइक्लिक है उसमें के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना एक बार P680 से, वो लौट के वापस P680 पे नहीं आता। मेरा बच्चा समझ रहा होगा यार, समझ रहा है ना तू? हाँ, बहुत अच्छी बात। अगर अपन बात करें कि यार जो नॉन साइक्लिक है क्यों कहा, इसको समझ में आ गया होगा रीजन, क्योंकि P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो लौट के वापस नहीं आएगा, वो P700 पे चला जाएगा। वैसे वैल्यू जो लौट के नहीं आता है वापस बेटा, वो तो नहीं आते हैं। यही जिंदगी का खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरेडॉक्सिन इन टर्न ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू NADP। फेरेडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा NADP को, विच अलॉन्ग विद द प्रोटॉन्स इसको रिड्यूस टू NADPH, वो खुद को रिड्यूस कर देगा NADPH में। और इसी वजह से बेटा यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिखाई गई है, 2 NADP + 2H + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 NADPH यहाँ पे बन गए हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय PS सेकंड, चूंकि PS सेकंड मतलब P680 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर चुका है, ठीक है, एंड डू नॉट कम बैक टू इट, दिस प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी वजह से अपन इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक कहते हैं। मेरा बच्चा तो पहले से जानता था ये, हाँ बिल्कुल समझदार है। चले आए देखते हैं नॉन साइक्लिक के अंदर क्या हो रहा है। बेसिकली बेटे देखा ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम सेकंड भी है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन H2O की स्प्लिटिंग हुई, लाइट पड़ी बेटा, फोटोन देखो लाइट पड़ी, यहाँ पे लाइट पड़ी तो बेटा यहाँ पे H2O की स्प्लिटिंग हुई, तो H2O से बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकल के वो यहाँ पे चला गया और हाफ फोटो जो निकली वो बाहर आ गई और 2H+ वो प्रोटॉन का काम कर रहे हैं जो NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन आगे गया बेटा, आगे गया, ये सेकंड जो है फोटो, ये बात करें अपन, यहाँ पे आ चुका है वो फोटो प्लास्टोक्विनोन पे, और उसके बाद बेटा साइटोक्रोम, ये जो बात करें अपन साइटोक्रोम C, और इस तरह से होता हुआ जो साइटोक्रोम के कंपाउंड से होता हुआ बेटा वो कहाँ पे आया, P700 पे आया। और P700 पे बेटा ये प्लास्टोक्विनोन वगैरह से होता हुआ बेटा वो कहाँ पे आया, P700 पे, रिएक्शन सेंटर 1 PS1। और उसके बाद बेटा बात करें कि यहाँ पे वापस जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे होता हुआ, यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन ने खुद को, एक बात करें अपन प्लास्टोक्विनोन खुद को रिड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत रखता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसने, और उसके बाद NADPH को ट्रांसफर कर दिया, NADPH ने जो है NADPH में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें लौट के नहीं आया इलेक्ट्रॉन, एक जो चला गया वो लौट के नहीं, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर लौट के आने वाले बेटा, यही गेम चल रहा है यहाँ पे बस। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गया तो गया, वापस आने का नाम तो उसने लिया ही नहीं। अरे आया समझ में? ये अपन देख रहे हैं बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये पूरी प्रोसेस इसके अंदर होती है। अगर अपन बात करें तो पूरा अपन ने जो यहाँ पे कुछ फोटो सिस्टम देखे, PS सेकंड की बात करी अपन ने, PS फर्स्ट की बात करी अपन ने, यहाँ पे बात करी अपन ने रिएक्शन सेंटर की, किस तरह से जो चीज़ें होती है अपन ने बात करी यहाँ पे इस चीज़ की कि यार किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ETS चेंज चलती है, किस तरह से NADPH बनता है, ATP बनता है। और अब डार्क रिएक्शन की बातें करेंगे अपन अगले सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे देखेंगे कि ये ATP और NADPH किस तरह से काम आने वाले हैं डार्क रिएक्शन के अंदर, वो सब अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।